अच्छा, कल के लेक्चर में हमने डिराक इक्वेशन को इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो सॉल्व किया था। और मैंने कहा था कि जो डिराक इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। वो ट्रू डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देती है हमें कि जी बिल्कुल ठीक है, एनर्जी का साइन जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का साइन डिफाइन नहीं करता। एनर्जी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वही डेफिनेशन रहती है, इट्स पॉजिटिव डेफिनेट, जो कि मसला था क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन में। फिर हमने कहा कि जी ठीक है, क्लाइन गॉर्डन जो डिराक इक्वेशन, हमने कहा था कि अगर उसमें हम मोमेंटम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड शामिल करें तो हमने कहा था जो पार्टिकल जो मोमेंटम क्लासिकल मोमेंटम एम वी होता है, अब वो एम वी नहीं रहता बल्कि एम वी माइनस ई बाई सी इन टाइम्स दी वेक्टर पोटेंशियल हो जाता है, जो उसका वेक्टर कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम है। तो हमने कहा था कि ठीक है, उसके वेक्टर कंपोनेंट से अब हमें पता है कि इसको हमने कहा था ये काइनेटिक मोमेंटम है। इट्स नॉट एम वी विच इज़ अ कैनोनिकल मोमेंटम, बट इट इज़ एम वी माइनस ई बाई सी ए। इसी को जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में लेके गए थे तो हमने कहा था अगर एक को हम ये मान के चलें कि वो वेक्टर पोटेंशियल है तो P जो है वो ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्वेबल के करस्पॉन्डिंग उसमें ऑपरेटर होगा, और ऑपरेटर है आयोटा एच बार नेगेटिव साइन इनटू द डेल वेक्टर। डेल वेक्टर को जब हमने कहा था जो मेन चीज़ है उसमें कि अगर आप मोमेंटम का P यानी जो ऑपरेटर है उसका कम्यूटेशन लें वेक्टर पोटेंशियल के साथ, तो वो सिंपली नहीं खुलता कि पी ए माइनस ए पी, क्योंकि पी जो है वो डेरिवेटिव एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो आपको ऑपरेटर की प्रॉपर्टी के लिए एक ऑक्सिलरी फंक्शन रखना पड़ता है, उस पर अप्लाई करते थे आप, और आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी। एंड ऑफ द डे ऑक्सिलरी फंक्शन रिमूव किया आपने, तो आपने साबित किया कि आप हासिल कर सकते हैं अगर इस काइनेटिक मोमेंटम का डेरिवेटिव लें आप, तो आपके पास लॉरेंट्ज फोर्स लॉ बनता है। अगर आप पाई का डेरिवेटिव डी पाई बाई डी टी कैलकुलेट करें तो वो ही चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज ओवर सी इनटू द वी क्रॉस बी वाली टर्म आ जाए। लेकिन यहाँ वी की जो डेफिनेशन थी वो ऑपरेटर वेलोसिटी थी। ऑपरेटर वेलोसिटी जो थी वो लिखी थी हमने वी ऑपरेटर, वी वेलोसिटी जो वेक्टर वेलोसिटी इट इज़ सी टाइम्स दी अल्फा, और ये अल्फा वो थे जो कि डिराक मैट्रिसेस थे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये अल्फ़ा तो आपने मान के चले थे कि ये स्पेस टाइम का फंक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ तो वेलोसिटी आप निकाल के जब देखी तो आपने कहा सी अल्फ़ा के लिए आती है, तो इसका मतलब वेलोसिटी को बदलूँ तो फोर्स आएगी, तो ये अल्फ़ा में तो नहीं थी। तो मैंने ये आपको बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स आपको ये कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी स्टेट टाइम डिपेंडेंट है और ऑपरेटर्स टाइम इंडिपेंडेंट हैं, तो आप स्टेट से टाइम डिपेंडेंस लेके ऑपरेटर्स को भी दे सकते हैं। ये हमने क्वांटम फील्ड थ्योरी के हमारे लेक्चर्स में भी चीज़ है, और मैंने कल भी इसके बारे में आपको बताया था। तो उससे ये होता है स्टेट्स टाइम इंडिपेंडेंट हो सकती हैं और ऑपरेटर्स टाइम डिपेंडेंट होते हैं। इसको कहते हैं हाइजेनबर्ग पिक्चर। फिर हमने कहा था एक और ऐसी पिक्चर भी होती है जिसका भी हमने जिक्र किया, वो आगे जाके जब प्रोपेगेटर थ्योरी पढ़ेंगे तो इंटरेक्शन पिक्चर की बात करेंगे, जिसमें स्पेस भी टाइम डिपेंडेंट होती, वेव फंक्शंस भी टाइम डिपेंडेंट होते हैं और ऑपरेटर्स भी टाइम डिपेंडेंट होते हैं। तो इसका भी हम जिक्र करेंगे। फिर मैंने कहा ठीक है, एक काम तो हमारे लिए डिराक इक्वेशन ने कर दिया है कि लॉरेंट्ज फोर्स लॉ हमने रिट्रीव कर लिया है। उसमें सिर्फ डिराक इक्वेशन यहाँ तक आई थी कि कम्यूटेशंस निकाले थे उसका हैमिल्टनियन यूज़ करके हमने, तो उसकी वेलोसिटी आ गई थी सी अल्फा जो थी। दूसरा जो मेन प्रेडिक्शन थी डिराक इक्वेशन की, जो मैंने कहा था फॉर द टाइम बिंग जिसको हम मेजर प्रेडिक्शन मान के चलेंगे, वो थी लांदे जी फैक्टर। आज मैंने उसको कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि चूँकि डिराक इक्वेशन एक 4 कंपोनेंट स्पिनर था, तो हमने कहा था कि नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट के अंदर हम अगर उसको साई को 2 कंपोनेंट स्पिनर्स की फॉर्म में लिख लें, तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। मैंने लिखा था इसको कि ये स्पेस टाइम का फंक्शन है, ऑफ कोर्स फाई टिल्डा एंड काई टिल्डा, वेयर फाई टिल्डा इज अ 2 कंपोनेंट स्पिनर, काई टिल्डा इज 2 कंपोनेंट स्पिनर। क्यों 2 कंपोनेंट स्पिनर चाहिए थे? क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक में जो स्पिन के मैट्रिसेस थे वो 2/2 थे, और इसलिए स्पिन अप भी 1 0 था, स्पिन डाउन भी 0 1 था। तो आप यू कैन ऑलवेज राइट काई एज स्पिन अप स्पिन डाउन, फाई एज
sorry, phi has been up down, chi has been up down. You can always write it like this one. मेरा मकसद ये था कि मैंने आपको बताना था कि फाई और काई आपस में किस तरह रिलेटेड हैं। क्या दोनों इक्वल वेट के साथ हैं? इक्वल वेट से मुराद इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं या कोई बड़ा कंपोनेंट है, कोई छोटा कंपोनेंट है? इसका मैंने आपको बताना था आज। हम करेंगे क्या, हम इसको रख देंगे डिराक इक्वेशन जो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमने लिखी थी, वो क्या थी, आयोटा एच बार, मैं एक दफ़ा इक्वेशन लिख लेता हूँ, डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू सी अल्फा डॉट पाई वेक्टर प्लस बीटा एम सी स्क्वेड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द पोटेंशियल फाई इंटू साई। फिर मैंने क्या कहा था कि ये चूंकि टाइम का फंक्शन है, फिर मैंने टाइम डिपेंडेंस रखी हुई है, स्पेस का तो मसला नहीं है, स्पेस तो मैं ये स्पेस टाइम का फंक्शन थे ना साई। तो मैं इसको, मैंने कहा था कि मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूं, आयोटा एच बार डी बाई डी टी ऑफ फाई टिल्डा एंड काई टिल्डा इज इक्वल टू सी अल्फा डॉट पाई प्लस बीटा एम सी स्क्वेड प्लस ई फाई और फाई टिल्डा एंड काई टिल्डा। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि अगर आपने इसको नॉन रिलेटिविस्टिक में सॉल्व करना है तो अल्फा की रिप्रेजेंटेशन, अल्फा रिप्रेजेंटेशन डिपेंडेंट मैट्रिसेस हैं, डिराक रिप्रेजेंटेशन है, कायरल रिप्रेजेंटेशन है, वाइल्ड रिप्रेजेंटेशन है, तो हम शुरू से ही रिप्रेजेंटेशन फिक्स कर लेंगे और उस रिप्रेजेंटेशन में चीज़ों को सॉल्व करेंगे। जिस मर्जी रिप्रेजेंटेशन में रख के सॉल्व कर लें, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने कहा था कि मैं एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन चूज़ करूंगा जिसमें जो अल्फा वेक्टर था, जिसमें अल्फा वेक्टर जो हमने लेके चले थे वो था 0 सिग्मा वेक्टर और 0, और जिसमें जो बीटा था, जो चौथा मैट्रिक्स था, 3 ये थे ना, चौथा था 1 0 0 माइनस, ऑल मैट्रिसेस वर ट्रेसलेस, एवरीथिंग वाज इन परफेक्ट कंट्रोल। अच्छा, मैंने ये कहा था अगर आप इसको यहां डालते हैं तो ज़रा देखें क्या इक्वेशन बन जाती है। मैं यहीं लिखता हूं, आयोटा एच बार डी बाई डी टी फाई टिल्डा काई टिल्डा इज सी। मैं इस तरह करता हूं, पाई को साथ ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। पाई में तो कोई मैट्रिक्स नहीं है ना, वो तो ऑपरेटर्स हैं, पी ऑपरेटर है और साथ में वेक्टर पोटेंशियल टर्म की सब्ट्रैक्ट हो रही है उसमें से। तो ये है 0 सी टाइम्स 0 सिग्मा डॉट पाई और 0 प्लस बीटा की जगह मैं लिख लेता हूँ 1 0 0 माइनस 1 एम सी स्क्वेड प्लस ई फाई के साथ में। अच्छा, ये फाई वेक्टर स्केलर पोटेंशियल है, इसलिए देखिए मैं इसको इससे मुख्तलिफ लिख रहा हूँ। इसकी जगह क्या है 1 0 0 1, और इस सारे के साथ क्या चीज़ है, फाई टिल्डा एंड काई टिल्डा। बस अब आपने इनको ज़रब देनी है और तो कुछ भी नहीं करना। दे लें, दूँ ज़रब मैं इनको, चलें। सो दिस इज इक्वल टू, चलो एक दफ़ा लिख लेते हैं, आयोटा एच बार डी बाई डी टी ऑफ फाई टिल्डा एंड काई टिल्डा। बाज़ लोग इसको फाई काई लिखते हैं और दूसरे को फाई नॉट काई नॉट लिखते हैं, लेकिन मैं इसलिए लिखना चाह रहा हूँ कि टिल्डा लगा के, ताकि कुछ हमारे पास चीज़ें साफ हो जाए शुरू में। इज इक्वल टू, तो पहली रो को पहले कॉलम से ज़रा दें, क्या आएगा, तो ये आ जाएगा जी सिग्मा डॉट पाई इंटू सी ये हो गया, प्लस एम सी स्क्वेड
इंटू फाई माइनस काई प्लस ई फाई आई थिंक इट्स करेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, मैंने कहा था कि हमें यह बात पता है कि नॉन रिलेटिव, एक्चुअली हम किसी भी चीज़ को इवॉल्व कर सकते हैं। इन जनरल हम साई को इस तरह इवॉल्व कर सकते थे ना कि दिस टाइम डिपेंडेंसी से, अगर ये साई जो है ये स्पेस टाइम का फंक्शन होता है एक्स और टी का, जो कि ये है, तो हम हमेशा टाइम डिपेंडेंस इलादा कर सकते हैं यूनिटरी ऑपरेटर से ई टू द पावर माइनस आयोटा ओवर एच बार एच टी साई ऑफ एक्स। और ये अगर इसका आइगन फंक्शन है then you can always write it as a energy of that state. Non-relativistic limit में, in non-relativistic limit आपको पता है ना कि आप हैमिल्टोनियन को रिप्लेस कर सकते हैं विद ये एनर्जी को रिप्लेस कर सकते हैं जो कि mc स्क्वायर के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेस्ट मास एनर्जी। यही नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इज स्मॉल करेक्शन इन दैट। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस आयोटा ओवर एच बार एम सी स्क्वेड साई। ठीक है ना, साई ऑफ एक्स बेशक लिख लें हम। इसका मतलब है, अब इसका मतलब है ये जो हर फाई है उसकी जगह भी ये लिखा जा सकता है और हर साई की जगह भी ये लिखा जा सकता है। ठीक है, ठीक बात कह रहा हूं ना मैं। फाई की जगह आप यहाँ फाई आ जाएगा, टिल्डा आ जाएगा, और साई टिल्डा की जगह या काई टिल्डा की जगह यहाँ काई टिल्डा आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मैं इसका आयोटा डी बाई डी टी लूँ, आयोटा डी बाई डी टी, आयोटा एच बार डी बाई डी टी ऑफ साई करता मैं, तो क्या आंसर आ जाता है इसका? ई टू द आयोटा एच बार माइनस आयोटा ओवर एच बार, ठीक है ना, इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा ओवर एच बार एम सी स्क्वेड साई ऑफ एक्स टाइम्स एम सी स्क्वेड और टाइम। बिल्कुल ठीक है, टाइम आ गया, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। एच बार से एच बार ख़त्म हो गया, आयोटा से आयोटा ख़त्म हो गया, माइनस आयोटा, तो आंसर आ गया। सो दिस इज इक्वल टू एम सी स्क्वेड ई टू द पावर माइनस आयोटा ओवर एच बार एम सी स्क्वेड इंटू टी टाइम्स साई ऑफ एक्स। इसका मतलब है फाई की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, सिर्फ क्या करूंगा मैं लिखता हूं कि फाई टिल्डा इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आयोटा एम सी स्क्वेड ओवर एच बार टी टाइम्स फाई। ये मैं जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए कि टिल्डा से टाइम डिपेंडेंस छीन ले तो जो बाकी बच जाता है वो फाई है। सिमिलरली आई कैन राइट काई टिल्डा एज e to the power minus iota mc squared over h bar t time chi। अब मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ डाल देता हूँ, तो देखें ज़रा क्या जवाब आता है। सो इट मीन्स यहाँ पे आ गया mc स्क्वेड। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फैक्टर इधर सारी टर्म्स में से कैंसिल हो जाएंगे, तो वो जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन थी उसमें टाइम डिपेंडेंस कंप्लीटली ख़त्म हो गई है, वक्त कहीं नहीं बचा उसमें। एग्जैक्टली उसी से हम स्टेशनरी स्टेट्स लिखते हैं भाई, एग्जैक्टली। तो क्या आंसर आ गया इसका? आंसर आ गया लेफ्ट साइड पे एम सी स्क्वेड फाई एंड काई, ठीक है ना, क्योंकि हमने खुद ही इसका आंसर निकाला, इज इक्वल टू सी सिग्मा डॉट पाई फाई एंड काई प्लस एम सी स्क्वेड फाई एंड माइनस काई प्लस ई फाई फाई एंड काई। कोई गलती तो नहीं की लिखने में? अगर कोई गलती की है तो प्लीज आप बता दीजिए। ठीक लिखा? ऑलराइट, चलें, गुड। एक चीज़ मैंने सिर्फ जो है ना जिसमें मैंने प्रॉब्लम की है, कोई आप में से बता सकता है कि वो क्या प्रॉब्लम है?
एक चीज़ मैंने सिर्फ ठीक नहीं लिखी थी, बाकी सब कुछ ठीक लिखा। हाँ, एक टर्म हमें लिखनी थी ना, वो इसलिए कि ये तो इसके लिए ट्रू था ना, इन प्रिंसिपल इसके लिए तो एक और टर्म आनी थी ना, जो क्या थी, आयोटा एच बार डी बाई डी टी ऑफ फाइन का प्लस क्यों, मैंने तो सिर्फ इसको इवॉल्व किया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, मैंने बाकी तो कुछ नहीं किया। मैंने तो कहा अगर टाइम डिपेंडेंस छीन लूं, मैंने तो छीनी नहीं, मैंने तो काई टिल्डा को रिलेट किया काई से और फाई टिल्डा को रिलेट किया फाई से। टाइम डिपेंडेंस इधर भी है, टाइम डिपेंडेंस इधर भी है, सिर्फ मैंने कहा इसमें सिर्फ मैंने रेस्ट मैस एनर्जी वाला पार्ट इलादा कर दिया, बाकी काइनेटिक एनर्जी टर्म लिख ली थी। तो वो इन एनी केसेस को हम बाद में इग्नोर कर देंगे इस टर्म को। अब देखिएगा, इसको उठा के अगर मैं इधर ले आऊं, थोड़ा सा साफ कर लूं, तो जरा देखिए क्या बना, आयोटा एच बार डी बाई डी टी ऑफ फाई एंड काई इज इक्वल टू, ये उधर ले जाए तो क्या बनेगा, ये सी सिग्मा डॉट पाई फाई एंड काई, एम सी स्क्वेयर जब इधर आएगा माइनस एम सी स्क्वेयर, तो ये खत्म हो गया, तो माइनस 2mc स्क्वेयर 0 एंड काई, ठीक लिखा है ना मैंने, क्योंकि प्लस mc स्क्वेयर जब इधर आएगा तो ख़त्म हो गया, फाई वाला नेगेटिव से, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होगा तो 2 हो जाएगा, मैंने कहा ठीक लिखा मैंने, प्लस ई फाई विद काई। मैंने क्या कहा, मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने सिर्फ रेस्ट मैस एनर्जी पार्ट सेपरेट किया उसका, बाकी इसमें फाई में टाइम डिपेंडेंस मौजूद थी, इसलिए मैंने उसकी काइनेटिक एनर्जी टर्म लिखी है। अगर आप चाहें तो इसमें टाइम लिख लीजिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। सिर्फ क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक एक लिमिट है, उसमें हैमिल्टोनियन इज ओवरवेलमिंगली डोमिनेट बाय द एमसी स्क्वायर्ड, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं था, मैंने सिर्फ एक्स लिखा, लेकिन इन प्रिंसिपल इन जनरल इस फाई के लिए मैंने रेस्ट मैस एनर्जी पार्ट इलादा कर दिया और ये इलादा कर दिया, ये तो बेहतर ये है कि ये बस आप इन जनरल डेफिनेशन मानिए कि ये किसी भी फंक्शंस के लिए होती है। तो जो आप कह रहे थे ना स्टेशनरी स्टेट्स, वो आप यहाँ से बनती नजर आएगी अब। अच्छा, एक चीज़ और कर लेते हैं, अगर आप देखें तो, अगर मैं एक चीज़ सिर्फ देखूं, मैं सिर्फ काई के लिए देखूं इस इक्वेशन को, क्यों, फाई तो कहीं कहीं जीरो भी है ना, फाई के लिए मैं क्यों नहीं देखना चाहता, क्योंकि फाई में तो रेस्ट मैस एनर्जी टर्म है ही नहीं है, मैं सिर्फ काई वाले को देखता हूं, तो काई में फाई मिक्स हो रहा है, तो जरा देखिएगा क्या बनती है, आयोटा एच बार डी बाई डी टी ऑफ काई इज इक्वल टू सी सिग्मा डॉट पाई काई माइनस 2mc स्क्वेर्ड काई प्लस ई फाई काई। क्या, क्यों, मैट्रिसेस अलजेब्रा से ये बात आपको पता है कि लोअर कंपोनेंट को लोअर कंपोनेंट से कंपेयर करते हैं इक्वेशन में, और अपर कंपोनेंट को, हर एलिमेंट कंपेयर होते हैं सेम साइड से, जब मैट्रिसेस की इक्वेशन कंपेयर होती है। अच्छा, मैं काम क्यों ना करूं, मैं 2mc स्क्वेयर जरा कॉमन लूं, देखें जरा क्या बनता है, तो आंसर क्या आ गया, 2mc स्क्वेयर थोड़ी देर के लिए कॉमन ले लेते हैं ताकि पता चल जाए, आयोटा एच बार ओवर 2mc स्क्वेयर डी बाई डी टी ऑफ काई इज इक्वल टू सी, नहीं एक चीज ठीक नहीं लिखी हमने, वो क्या, कुछ गलत भी लिखा हुआ है, फाई जो स्विच होती थी वो किधर है, एक स्विच भी होती थी ना, स्विच वाली किधर लिखे, इसी तरतीब से तो नहीं आते थे ये, हाँ ये काय फाई थी ना, काय फाई थी ना, हाँ कुछ गलत हो गया था, मैं भी सोच रहा था कि ये कुछ ठीक नहीं है, यहाँ काय, कोई बात, खैर कोई बात नहीं, कोई जल्दी पकड़ी गई है गलती, काय, खैर कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, काय फाई हो गई, और अब देख लें यहाँ फाई आ जाएगा ना, कपल इक्वेशन बननी चाहिए, ठीक, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ उल्टा हो रहा था, ऑफ, ये ऑफ डायगोनल था ना, वो जब उधर से इधर आए तो गलत लिखी, कोई बात, नो प्रॉब्लम। तो आंसर क्या आ गया इससे, सी सिग्मा डॉट पाई ओवर mc स्क्वेयर, देखिएगा बड़ी देखी वाली टर्म आपको बनेगी ये,
फाई माइनस काई प्लस ई फाई ओवर 2mc स्क्वेर्ड काई। अब ठीक है सब कुछ। अब आप एक चीज नोटिस करें, यह काइनेटिक एनर्जी टर्म है ना, अगर mc स्क्वेर्ड से बहुत छोटी हो काइनेटिक एनर्जी, जो कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस में होती है, जो कि हम अगर प्योरली नॉन रिलेटिविस्टिक केस में देखते तो यह टाइम डेरिवेटिव आता ही ना। ये इसलिए आ रहा था कि हमें नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट लगी, स्मॉल मोमेंटम चेंज वाला टाइम डिपेंडेंस थी जो हमने यहां रखी हुई थी। अदरवाइज ये टर्म सीधी सीधी mc स्क्वेयर होती और ये डी साई बाई डी टी होती ना। इसका मतलब है अगर ये चीज mc स्क्वेयर से बहुत छोटी है, यानी अगर ये चीज आयोटा h बार d बाई डी टी ऑफ काई इज मच मच लेस देन mc स्क्वेयर काई, अगर इसके मॉड्यूलस कर लेते हैं चलें, तो इसका मतलब ये है कि ये काइनेटिक एनर्जी बहुत स्मॉल है। अप्रोक्सीमेशन। दूसरी अप्रोक्सीमेशन क्या है, अगर दूसरा वीक फील्ड होता, वीक फील्ड अप्रोक्सीमेशन क्यों, अगर फील्ड बहुत स्ट्रांग होंगे इट विल एक्सेलरेट दैट। हम वीक फील्ड लेंगे, वीक फील्ड के अंदर काइनेटिक एनर्जी अगर स्मॉल है देन वी कैन ऑलवेज इग्नोर ई फाई इज आल्सो मच मच लेस देन mc स्क्वायर। इसका मतलब है आप इस टर्म को भी इग्नोर कर सकते हैं और इस टर्म को भी इग्नोर कर सकते हैं कंपेयर टू दिस। अब आपके पास ये ज़हन में एक सवाल आएगा कि भाई ये क्यों नहीं है सप्रेस्ड, और ये सप्रेस्ड इसलिए नहीं है कि इसमें एक सी कट गया है। ये एक वजह थी एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, और इसी के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस टर्म के आप देखिएगा वो क्या है। एग्जैक्टली कपल्ड है, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल। ये वो कॉस्ट है जो हमने पे की है जब कोई इनको लीनियराइज किया था। लेकिन इससे एक बात आप देखिए, सो दिस इंप्लाइज काई इज इक्वल टू सी सिग्मा डॉट पाई ओवर, या सी काट देता हूं अगर आप इजाजत दें तो, एम सी और एक 2 का फैक्टर भी है ना बीच में, है ना 5। कमाल हो गया ना। अगर पाई जो है, पाई में ए भी स्मॉल होता तो पाई बिकम्स एम वी। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज इज काई इज suppressed by V over C compared to phi। एग्री करते हैं ना मेरी इस बात से? क्यों मैंने कहा अगर A भी स्मॉल होता तो वो भी mc स्क्वायर की निस्बत इग्नोर हो जाता, क्योंकि उसमें A वाले में याद रखिएगा आप, अगर पाई के अंदर क्या चीज आती है, पाई ओवर 2mc को जरा देखिए ना क्या है, ये है P माइनस ई बाई सी ए ओवर 2m। तो अब देखें ये भी सी स्क्वायर की टर्म बनती है, ये भी सी स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ए ओवर एम सी स्क्वायर वाली टर्म भी और हो जाती है। तो पी फ्री क्लासिकल मोमेंटम में बी बाई सी भी होता है, तो दिस इज सप्रेस्ड बाय बी बाई सी। दैट इज व्हाई दिस काई इज नोन एज, ये एक टर्म है जो बहुत ज्यादा यूज होती है एज स्मॉल, दैट इज व्हाई वी कॉल काई एज अ स्मॉल कंपोनेंट। तो जब हमने डिराक इक्वेशन को रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक में बनाया, हमने देखा कि यस काई इज सप्रेस्ड कंपेयर्ड टू फाई, दैट इज व्हाई काई इज नोन एज अ स्मॉल कंपोनेंट एंड फाई इज नोन एज अ लार्ज कंपोनेंट। तो जब भी कोई रिसर्च पेपर आप पढ़ेंगे कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स का या पार्टिकल फिजिक्स का, अगर उसमें लार्ज एंड स्मॉल कंपोनेंट हो तो उसकी डेफिनेशन ये एक चीज थी जो मैं समझता था कि मुझे जरूर करनी चाहिए। बाकी तो खैर है, सारा काम बीटा ने किया, बिल्कुल एग्जैक्ट वो ही तो डायगोनल था। मैं समझता हूं उल्टा भी हुआ कि सारा काम अल्फा ने किया जो ऑफ डायगोनल है, जिसने कपल किया है। अगर कपल करने के लिए कोई चीज ना हो तो फाई का रिलेटिव वेट ही पता नहीं चलता। तो देखिए मैं एक चीज आपको यहाँ जनरल बता दूं, ये पावर है अप्रोक्सीमेट मेथड्स की क्वांटम मैकेनिक्स में। आपने अप्रोक्सीमेशन यूज किया, वीक फील्ड यूज किया, फलां किया, यही अप्रोक्सीमेशन जब आप ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स में लगाते थे
बी वगैरह की, तो यही से आप बनाते लैंडाउ लेवल्स, एडिंग ऑफ बॉन्ड फैक्ट्स, सारी चीजें फील्ड की चॉइस से निकाल सकते हैं। ए आपकी अपनी चॉइस है, मैं एक खास चॉइस करूंगा और साबित करूंगा कि वो क्या चीज है। यहां तक अगर सवाल डाल देता हूँ, ये काम मेरा खत्म हो गया सारा। ये प्योरटन एंड ड्वेल ने बस एक लाइन लिख के छोड़ दी है कि दिस इज लार्ज कंपोनेंट एंड दिस इज स्मॉल कंपोनेंट। तो ये उसके बिहाइंड सारा मैथमेटिक्स था जो मैंने आपको करके दिया अभी, एक दफ़ा वेरीफाई कर लीजिएगा। जस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑन रैकेट भी हो ये बात। हमने ये क्लासेस रिकॉर्ड कर लेंगे, इनको अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे मीटिंग रख लेंगे स्टूडेंट्स के साथ। उनके इन वीडियोस के बाद अगर कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि इन पर्सन क्लासेस नहीं है इन 2 वीक्स में ना, तो ताकि अगर उनका कोई भी क्वेश्चन हो तो उस दौरान वो पूछ लें इस वीडियो को देखने के बाद। और कोशिश करें कि वो टीम का लिंक पब्लिक बना दें, कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो कर ले, बशर्ते कि उसका हमारे साथ टाइम का इशू ना हो। ठीक है जी, चलिए कोई सवाल अगर कोई क्वेश्चन नहीं, चल अगर नहीं है तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको वापस डालता हूं अपनी उसी इक्वेशन में जो हमने अभी लिखी है थोड़ी देर पहले। फाई के लिए मैं लिखता हूं अब वही इक्वेशन, काई तो मैंने निकाल दिया ना। इक्वेशन मेरी क्या थी, आयोटा एच बार डी बाई डी टी फाई एंड काई इज इक्वल टू सी सिग्मा डॉट पाई अब नहीं गलत लिखूंगा, काई एन फाई प्लस ई फाई फाई एन काई माइनस 2mc स्क्वायर। काय के लिए तो हम कंपेयर करके देख चुके थे ना इक्वेशन, अब मैं फाई के लिए कंपेयर करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा एच बार डी बाई डी टी ऑफ फाई इज इक्वल टू सी सिग्मा डॉट पाई काय प्लस ई फाई फाई। और अभी तो आपने काई मुझे लिखवाया किसके बराबर है, काई आपने क्या लिखवाया था, mc स्क्वेयर्ड वाले के साथ अभी आपने लिखवाया है ना, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, फिर मैं काई की जगह लिख सकता हूं, सो दिस इज इक्वल टू सी, मैं एक दफा लिख देता हूं, सिग्मा डॉट पाई, और काई की जगह क्या था, सिग्मा डॉट पाई ओवर 2mc फाई प्लस ई फाई फाई। एग्री करते हैं ना मेरी इस बात से, तो सी से सी कट गया, तो बड़ी बड़ी खूबसूरत इक्वेशन आ गई है। तो दिस इज सिग्मा डॉट पाई सिग्मा डॉट पाई this is the an equation for large component, जिसमें एक तरफ टाइम भी है और दूसरी तरफ स्पेस के बाद इसमें मौजूद है और स्पिन भी शामिल ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब एक आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं पहले। ये चीज किसके बराबर है, सिग्मा डॉट ए नहीं लिखते, स्मॉल ए लिख लेते हैं, सिग्मा डॉट ए और सिग्मा डॉट बी, ये किसके बराबर है जरा देखते हैं। ये बराबर है, सिग्मा को लिख सकते हैं ना आप, सिग्मा आई ए आई और सिग्मा जे ए जे, सो यू कैन ऑलवेज राइट इट बी जे, सॉरी बी जे, बिल्कुल ठीक है। सो क्या आंसर आ गया इसका, इसको थोड़ा सा और साफ कर लेते हैं, सिग्मा आई सिग्मा जे ए आई बी जे।
अब आपको पता है कि सिग्मा की दो प्रॉपर्टीज हैं। एक तो सिग्मा की ये प्रॉपर्टी है कि ये एंटी कम्यूट नहीं करते। सिग्मा आई सिग्मा जे प्लस सिग्मा जे सिग्मा आई, ये है 2 टाइम्स डेल्टा आई जे, यही होते हैं ना। दूसरा आपको ये पता है कि सिग्मा आई सिग्मा जे माइनस सिग्मा जे सिग्मा आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा के। ये दो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई हैं। इसका मतलब अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं, इन दोनों को मैं अगर ऐड करूं तो क्या आंसर आएगा? सिग्मा आई सिग्मा जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे, जो कि एक सिमेट्रिक टेंसर है। आई एंड जे में टेंसर है रैंक 2 का, क्योंकि इसमें 2 फ्री इंडिसेस मौजूद हैं, प्लस इसमें एक आयोटा नहीं आता, इसमें एक आयोटा आता ही नहीं आता, आयोटा भी आता है ना। इसलिए कि सिग्मा वाई इमेजिनरी है ना, तो प्रोडक्ट में एक इमेजिनरी तो रहना चाहिए ना फिर, क्योंकि सिग्मा एक्स रियल है सिग्मा जेड रियल है, अगर तो सिग्मा वाई तो इमेजिनरी, तो एक आयोटा आएगा प्लस आयोटा एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा के। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा आई सिग्मा जे ए आई बी जे जो है वो किसके बराबर होएगा? जब डेल्टा आई जे ए आई बी जे के बराबर आ जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? ए डॉट बी, क्योंकि आई और जे बराबर हो जाएंगे, प्लस आयोटा एप्सिलॉन आई जे के ए आई बी जे सिग्मा के। पर इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं ना ए क्रॉस बी का के कंपोनेंट। क्यों ए क्रॉस बी का के कंपोनेंट लिखेंगे तो आई जे के ए आई बी जे। अच्छा, ये भी के कंपोनेंट है, ये भी के कंपोनेंट है, तो ये मिलके क्या बन गया फिर? सो दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए एग्जैक्टली ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट सिग्मा के साथ। स्पिन टर्म, नो स्पिन टर्म। कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज कपल्ड टू स्पिन पार्ट, whereas dot product has no spin interaction। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास तो ए भी पाई है इन ओवर केस, ए भी पाई है और बी भी ए और बी बराबर है। इसका मतलब है ये टर्म हमारे केस में क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कोई सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। सही कह रहा हूं या नहीं? क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। अच्छा, बताता हूं क्यों गलत कह रहा हूं। एक चीज भूल जाते हैं आप हमेशा, वो क्या भूलते हैं? मैं लिखता हूं ना, चले ठहरे ना, पहले मैं लिखता हूं फिर आपसे पूछता हूं। यही चीज थी जो मैं रात को गलत करता रहा हूं बैठ के बहुत दफा, तो फिर मैं बाद में ठीक की थी। तो ये आ गया ये ऑलरेडी 2 फैक्ट्री सुपर पोजीशन है ना, वो जो बीच में टर्म पी ऑपरेटर है, पी क्रॉस ए और ए क्रॉस पी बराबर नहीं है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, क्योंकि पी में ग्रेडियंट ऑपरेटर है। जब ऑपरेटर मौजूद है उसमें तो वो उसका ऑर्डर मैटर करता है डेल का, कि डेल लेफ्ट पे लगा है राइट पे लगा है। राइट पे लगा है तो सिर्फ राइट वाले फंक्शन पे लगेगा, लेफ्ट पे है तो लेफ्ट और राइट दोनों पे लगेगा। हाँ, ये गलतियां जैक्सन की, जब आप मैक्सवेल इक्वेशन वाला चैप्टर करते हैं ना रिलेटिव, तो बहुत गलती होती है ये वहां पे, बिल्कुल। इसलिए कल के लेक्चर मैंने कहा था ये करेंगे तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का काफी पोर्शन आपका गेज वाला हो जाएगा। भूल जाता है बंदा कि ये इसमें ऑपरेटर्स भी मौजूद हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब देखें पाई क्रॉस पाई का मतलब क्या है एग्जैक्टली।
पाई क्रॉस पाई का मतलब है पी क्रॉस पी, पहली टर्म पी क्रॉस पी, ये जीरो है जो मर्जी होता। डेल क्रॉस डेल इज जीरो, दोनों ऑपरेटर आगे पीछे लिखते भी तो खैर थे अगर ऑपरेटर होते भी तो। माइनस ई बाई सी पी क्रॉस ए माइनस ई बाई सी। मैं जस्ट आपको पहले लिख के देने लगा हूं कि क्या चीज में नॉन जीरो है। ए क्रॉस पी प्लस ई स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर ए क्रॉस ए। अब इसमें ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, बाकी दो टर्म्स ऐसी हैं जो, तो पहली बात तो ये तय होगी कि पाई क्रॉस पाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये एक चीज थी जो हमें आज देखनी थी। मैं आपको साबित करके देता हूं कि पाई क्रॉस पाई को कैसे सॉल्व करते हैं। लेट मी डू इट। अगर मैं पाई क्रॉस पाई का, अच्छा मैंने एक आसान तरीका निकाला इसको करने का, आयत कंपोनेंट करता तो क्या होता है ये एप्सिलॉन आई जे के बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, पाई जे पाई के है ना। अच्छा आप देखें तो आप इसे एग्री करेंगे मेरे ख्याल है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एप्सिलॉन आई जे के हाफ ऑफ पाई ए पाई जे प्लस पाई जे पाई आई प्लस हाफ ऑफ पाई आई पाई जे माइनस पाई जे पाई आई। हाँ अब ये देखें, ये तो जे आई और जे में सिमेट्रिक है, ये वाला सॉरी, आई को जे कहें जे को आई कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें आई और जे को चेंज करें तो एंटी सिमेट्रिक है। इसका मतलब है ये वाला प्रोडक्ट इसके साथ जब मिलेगा तो जीरो होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉन जीरो प्रोडक्ट रह गया, वो ये है। सो दिस आई कैन ऑलवेज राइट एज 1/2 एप्सिलॉन आई जे के द कम्यूटेशन ऑफ पाई आई विद पाई जे। ओ नहीं कुछ गलत कर रही हूं यार मैं, जे जे के ये बस मसला होता है बात जे, क्योंकि लेफ्ट साइड के इंडेक्स बैलेंस होने चाहिए ना, जे के कोई बात नहीं। दिस इज पाई जे एंड पाई के, ठीक है कोई बात नहीं। जब बेटिस बहुत ज्यादा हो जाए ना फिर मसला हो जाता है, क्योंकि इधर भी आई फ्री है, क्योंकि रैंक 1 का टेंसर है तो इधर जो इंडेक्स फ्री है वो इधर जे कॉन्ट्रैक्टेड इंडेक्स है। अच्छा जो दो दफा समेशन है, अब हम बड़े हो गए तो इसलिए समेशन नहीं लिखते। मुझे सिर्फ ये चीज कैलकुलेट करनी है, और अगर आपको याद हो तो ये मैंने कल आपको कल के लेक्चर में कैलकुलेट करके दी थी, अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर मैं दोबारा एक दफा इसके मेन स्टेप्स कर देता हूं। सिर्फ मैं इसको पहले लिख दूं। अगर मैं ये चीज कैलकुलेट करूं पाई जे, तो किसके बराबर होगा, कौन बताएगा आप में से? आई इसका 2 करने का वैसे होगा, आई इसका 2 करने का। हाँ नहीं पहले तो इसको लिख लेते हैं ना, पहले तो इसको लिखते हैं पी आई माइनस ई बाई सी पी जे माइनस ई बाई सी ए जे, और फिर क्या करते हैं पी के माइनस ई बाई सी ए के। दोबारा मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा ताकि एक दफा आप दोबारा ये कैलकुलेशन सीख लें। तो मैंने क्या कहा था, आप करेंगे क्या, आप करेंगे पी जे विथ पी के जो कि किसके बराबर है, 0 है, माइनस ई बाई सी पी जे विद ए के माइनस ई बाई सी ए जे विद पी के प्लस ई स्क्वेड ओवर सी स्क्वेड ए जे विद ए के। देखिए वही चीज बनी है जो आपने अभी करके देखी थी, P क्रॉस P इवन फॉर ऑपरेटर्स दिस इज 0, कम्यूटेशन बन गया था, देखने में आसानी है। सिमिलरली ए जो मर्जी होता, A क्रॉस A इज 0,
अच्छा, अब आप देखें ना, तो हम P को लिख सकते हैं, मैं इसको डेल जे लिखता होता हूं, सो आई कैन राइट इट एज माइनस ई बाई सी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ना एच बार ओवर आयोटा, मैं इसको डेल जे लिखता हूं, डेल जे ए के माइनस ई बाई सी ए जे डेल के। अगर आपको याद हो तो कल हमने ये किया था, मैं एक चीज आपको दोबारा आज कर देता हूं ताकि आपको याद हो कि ये अगर इसको खोलते हैं ना आप, इसको डेल जे ए के को, तो आप क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ लिखेंगे, क्योंकि डेल एक ऑपरेटर है ना और ये कम्यूटेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा डेल जे ए के माइनस ए के डेल जे इंटू एफ। तो अब ये डेल इस पे भी लग रहा है और इस पे भी लग रहा है, अगर मैं इसको खोल के फर्दर लिखूं ना, तो ये लिखा हुआ है डेल जे ए के एफ माइनस ए के डेल जे एफ। ये इंपॉर्टेंट, अमूमन जो लोग गलती करते हैं ना, वो इसको इस तरह नहीं लिखते, ये एक गलती होती है कि प्रोडक्ट रूल लिखना भूल जाते हैं वो। तो आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज डेल जे ए के एफ प्लस ए के डेल जे एफ माइनस ए के डेल जे एफ। तो ये और ये तो कट गए, तो इसका मतलब है ये इसके बराबर है, सिर्फ एफ बीच में से, अब दोनों तरफ एफ आर्बिट्रेरी है ना, अब तो एफ पे कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं लग रहा ना, इसलिए आप इसको खत्म कर सकते हैं यहां से। यहां तक सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, यहां तक ये लिखा रहने देंगे हम, बाकी तो खैर है। हाँ, गलती से भी पाई को ना ऑर्डिनरी मोमेंटम नहीं समझ, इसलिए मैंने कहा था ये कैनोनिकल मोमेंटम नहीं है, काइनेटिक मोमेंटम है। ऑर्डिनरी होता तो मसला ही कोई नहीं था ना। हाँ अच्छा, एक और अगर आप चीज़ देखें तो यहाँ से सिमिलरली अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ए जे पी के को, तो क्या आंसर आएगा उस पर से, जी और के बदले, और एक नेगेटिव साइन का फर्क है। क्यों नेगेटिव साइन का फर्क है, क्योंकि इस कम्यूटेटर को भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी के ए। क्यों, क्योंकि कम्यूटेटर का आपको पता है अगर उनका ऑर्डर स्विच करें तो एक माइनस साइन का फर्क आता है। तो इट मीन्स आई कैन राइट दिस एज, एक दफा मैं पूरी तरह इसको लिख लेता हूं, पाई जे पाई के का, पाई जे पाई के जो मैं लिख रहा हूं एक्चुअली वो किसके बराबर है, वो मेरे पास आया था माइनस ई बाई सी एच बार ओवर आयोटा इंटू पी जे ए के माइनस पी के ए जे। पर ये तो मुझे आपने अभी खुद ही बताया किसके बराबर है, आप ही ने बताया ना ये किसके बराबर है। क्या आपने कहा जी आप तो ए जे पाई के कैलकुलेट करते रहे, तो आपने कहा ठीक है ये इसके बराबर है ना, तो दिस इक्वल टू माइनस ई बाई सी एच बार ओवर आयोटा, ये बराबर है किसके, डेल जे ए के माइनस माइनस डेल के ए जे। कोई बात नहीं, ये बी है अगर देखा जाए तो, ये बी ही लिखा हुआ है ना, कर लिखा हुआ है ना ये वाला, सिर्फ कर एक टर्म की ना जो साथ में मुझे चाहिए थी वो ये थी माइनस ई बाई सी एच बार ओवर आयोटा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन जे के एल बी एल। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको खोलते हैं बी की जगह डेल क्रॉस ए लिखे तो वापस एक बन जाता है। ठीक होगी बात, यहां डाल देते पाई क्रॉस पाई के आई कंपोनेंट में, सो दिस इंप्लाइज, आपने तो कैलकुलेट कर दिया ना,
पाई क्रॉस पाई का अगर आप ith कंपोनेंट आप कैलकुलेट करें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन है, जिंदगी में एक दफा जरूर कर लेनी चाहिए। सही हो या गलत हो वो बात की बात है, लेकिन एक दफा करनी चाहिए जिंदगी में। क्या आंसर आ गया इसकी जगह फिर 1/2। अब ये पहले जो 1/2 का बड़ा वियर्ड से फैक्टर लग रहा था ना, देखिएगा ये कहां जाता है, h बार ओवर आयोटा माइनस ई बाई सी एप्सिलॉन आई जे के एप्सिलॉन जे के एल बी एल। ठीक लिखा ना, कोई चीज कम तो नहीं ना। अच्छा, एप्सिलॉन की ना एक प्रॉपर्टी है, अगर आपको याद हो तो, इसके अगर दो इंडिसेस बराबर हो जाए ना, जैसा, अच्छा इसको ये भी लिख सकते हैं बाय द वे, क्योंकि एल तीसरी प्लेस पे है, इसके साथ स्विच होगा माइनस साइन आएगा, इसके साथ माइनस स्विच होगा तो माइनस साइन आएगा। इसकी मतलब ये है कि इसकी जगह आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन आई जे के एप्सिलॉन एल जे के। क्यों? दो दफा जब स्विच हुआ, इसको क्रॉस किया इसको क्रॉस किया, दो दफा नेगेटिव साइन। अच्छा, जब जब ये दो इंडिसेस बराबर हों 3 डायमेंशनल लेविट्यूटा इसके, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा आई एल। ये 2 टाइम्स होता है, ये प्रॉपर्टी है इसकी। अच्छा, अब आप देखें, अगर इसमें हर एल की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। 2 से 2 का फैक्टर क्या, कितना खूबसूरती से कैंसिल हो गया ना। पहले मैं बड़े अजीब से तरीके से, लंबे चौड़े तरीके से कैलकुलेशन कर रहा था, ये फिर जब मैंने की तो मुझे अच्छी लगी ये वाला तरीका। बस मैं एक डेफिनेशन लिखी रहने दूंगा, वो ये याद रखना कि पाई डॉट पाई प्लस आयोटा है, ठीक है ना, ये याद या चले इसमें डाल ही लेते हैं ना, बल्कि आप चीजें अब इसमें डाल ही लेते हैं बड़ी चीजें। तो क्या आंसर आ गया? सो दिस इज इक्वल टू पाई डॉट पाई प्लस आयोटा, आई के साथ कैलकुलेट किया, एल के साथ या आई के साथ जो भी करें, जहां जहां पे एल है उसकी जगह आई आ जाएगा। सो दिस, इसका आंसर लिख दूं यहां पर। सो दिस इज इक्वल टू एच बार ओवर आयोटा माइनस ई बाई सी बी आई। यार और क्या चाहेंगे, इससे खूबसूरत क्या होती है ना। तो इसका मतलब है आयोटा सिग्मा डॉट बी कितनी, अब पता चला कि ये आयोटा जो आप मोमेंटम ऑपरेटर में डालते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंस तो आपको इसकी एक्स पी से लगी, आपने कहा यार ये क्या बात हुई, वो तो एक्स पी को जब हम सॉल्व करते हैं तो आयोटा एच बार आता है, पर यहां पर आपको पता चलता है आयोटा की इंपॉर्टेंस क्या है, रियल फिजिकल चीज हो रही है। आयोटा कैंसिल है, तो क्या आंसर आ गया इसका? सो दिस इज इक्वल टू पाई डॉट पाई माइनस ई एच बार ओवर सी। एक बात आपने और सीखी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उसे आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी स्पिन अगर नहीं है तो कपलिंग जीरो है। अकेला चार्ज होना जरूरी नहीं है, अकेली स्पिन होनी नहीं जरूरी नहीं है, स्पिन और चार्ज दोनों होना जरूरी है इस इक्वेशन के अंदर, ई बाई सी से। तो ये तो एक बड़ा मैंने कमाल करके सॉल्व कर लिया। अब वापस आते हैं अपनी इक्वेशन पे, वो क्या थी? सो 10 देयरफॉर वी हैव फाइनली। अब इसके बाद इस पे थोड़ा सा काम करेंगे तो और इसको आज कंप्लीट कर लेंगे। देयरफॉर वी हैव आयोटा एच बार डी फाई बाई डी टी, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, उसमें याद है सिग्मा डॉट पाई ओवर 2m था। तो देखें क्या बन गया, पी वेक्टर माइनस ई बाई सी। आप सरप्राइज होंगे इस इक्वेशन को देख के। ये आ गया। और क्या चाहेंगे यार आप, और कितनी खूबसूरत इक्वेशन होती। ये एक कंप्लीट इक्वेशन है जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की इंटरेक्शन के बारे में बताती है इन द नॉन रिलेटिविस्टिक डोमेन।
कंडेंस मैटर की बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। एग्जैक्टली, दिस इज नोन एज दी तो पॉली ने बताया हुआ था कि स्पिन को कैसे शामिल करना है पर नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में। कोई इस इक्वेशन को कहते हैं पॉलीवैरेड्रन इक्वेशन, WARDERN, मुझे नाम याद, स्पेलिंग नहीं है इसका ना, लेकिन लेट्स कॉल इट इज अ पॉलीज इक्वेशन। ये पॉली ने बताया हुआ था कि स्पिन को कैसे शामिल करना है इन नॉन रिलेटिविस्टिक लॉन्ग बिफोर डिराक। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि डिराक की इक्वेशन को जब आपने नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में सॉल्व किया देन यू रिकवर्ड द पॉलीज इक्वेशन। इसका मतलब है जो वो काम कर रहा था वो नॉन रिलेटिविस्टिक डोमेन में बिल्कुल सही जवाब दे रहा था। एक अब आखिरी चीज रह गई है, अब सारी बात कहां खत्म हुई? बी पे। बी आपकी चॉइस है, जैसा मर्जी बी लें, जैसा भी बी, लेकिन बी क्या है? बी एक फिजिकल चीज है। क्वांटम मैकेनिक्स में बी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स में ए इंपॉर्टेंट है, वेक्टर पोटेंशियल। आप कोई भी वेक्टर पोटेंशियल चूज करें, मैं अभी इसके ऊपर आता हूं, थोड़ी सी बात इसके ऊपर करूंगा मैं। कोई भी वेक्टर पोटेंशियल चूज करें वो एक ही बी दे सकता है आपको, ठीक है ना? मसलन मैं जो बात मैंने अभी आपको ये जबानी कही है, अगर मैं इसको मैथमेटिक्स की जबान में मैं कहूं एग्जैक्टली, तो इसका मतलब है एक, देयर इज नो यूनिक ए फॉर अ बी। कई ए हो सकते हैं एक ही बी के लिए, एग्जैक्टली, क्योंकि बी जो है, अगर आप एक को इससे रिप्लेस करें, ए प्राइम जो कि ए है, प्लस वेक्टर में वेक्टर ही ऐड होता है ना, तो मैं वेक्टर क्या डाल देता हूं, कोई भी आप कहें, चले ये डाल देता हूं जी, ग्रेडियंट ऑफ हाँ ग्रेडियंट ऑफ चलें लैम्डा कह देते हैं, चलें बिल्कुल ठीक है ये वाला। इसका मतलब ये है कि अगर मैं डेल क्रॉस ए प्राइम कैलकुलेट करूं तो ये किसके बराबर आता है? डेल क्रॉस ए के प्लस डेल क्रॉस डेल लैम्डा, तो ये तो जीरो है। इसका मतलब है बी प्राइम जो है वो बी है। इसका मतलब है एक ए नहीं है, कई ए हो सकते हैं जो एक ही बी देते हैं। दैट इज वाई इज नोन एज अ गेज डिपेंडेंट क्वांटिटी। आप किसी भी तरह बी ए डिफाइन कर लें, इस तरह डिफाइन करें कि वो आपको डेल क्रॉस ए जो है हमेशा बी देगा, ए की चॉइस डिपेंड नहीं करती। दिस इज नोन एज अ गेज फ्रीडम। कोई भी ए चूज कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये एक चीज थी जो बारहा यूज होती है हमारे इन कॉन्सेप्ट्स में, इन चीजों में। अगर मैं ए कुछ भी चूज कर सकता हूं तो ये क्यों ना चूज कर लूं? लेट्स चूज जो आप बहुत दफा यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, ए इज इक्वल टू या बी इज इक्वल टू जो भी है 1/2 बी क्रॉस आर। सबसे बड़ा फायदा है कि रोटेशनली इनवेरिएंट है। क्यों? आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे मर्जी इसको रोटेट करके देखते हैं, रोटेशनली इनवेरिएंट है। दूसरी खास बात यह है इसमें कि ये आपकी असाइनमेंट है कि साबित कीजिए कि डेल क्रॉस ए अगर आप लें तो ये बी के बराबर है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं करना कैसे है डेल क्रॉस ए को, मुश्किल काम नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना, डेल हाफ डेल क्रॉस बी क्रॉस आर, तो ये वही रूल है जिसको आप कहते होते हैं बैक कैप रूल ना। तो क्या होगा? ये होगा डेल डॉट बी, नहीं क्या कह रहा हूं मैं, डेल डॉट आर बी क्रॉस प्रोडक्ट है ना, और क्या आएगा? प्लस और क्या आएगा? और क्या आएगा? कुछ गलत कर रहा हूं मैं? चलें, ये आप करना है, आपने करना है सॉल्व, आपने करना है। चलें आप करके दीजिएगा मुझे। टेंसर प्रोडक्ट से आ जाते हैं, फौरन ही आ जाएगा सीधा सा इंडेक्स में। तभी मैं कह रहा हूं इंडेक्स नोटेशन एग्जैक्टली 2 लैविज भी आएंगे, मैंने अभी किया है सॉल्व।
पकड़ लिया खबाब ने। अच्छा चलो, हाँ मैं एक और काम करता हूँ। लेट मी कैलकुलेट सॉल्व दिस p माइनस ई बाई सी, इस वाले को, इसको सॉल्व करता हूँ मैं। इन टर्म्स को देखने की ज़रूरत है कुछ। p माइनस ई बाई सी ए वेक्टर, इसके स्क्वायर को करने की ज़रूरत है। किसके बराबर आएगा ये, कौन बताएगा? ये आ गया p स्क्वायर्ड प्लस ई स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर्ड ए स्क्वायर्ड माइनस ई बाई सी पी डॉट ए माइनस ई बाई सी ए डॉट। देखा वही चीज फिर बंदा गलती करने लगता है। ए डॉट पी डॉट ए बराबर है, पर नहीं बराबर भाई, क्यों बार बार इनको बराबर करते हैं? एक में ऑपरेटर है, दूसरे में ऑपरेटर नहीं है। लेकिन सबसे पहले ना अच्छा स्क्वायर आएगा यहाँ पर, सॉरी ए डॉट ए भी ए स्क्वायर है ना। सबसे पहले जरा मुझे ए स्क्वायर कैलकुलेट करने दे। आपको याद है ना इसके नीचे क्या चीज छुपी हुई थी? इसके नीचे 2m भी है ना। सबसे पहले मैं वो टर्म्स देखूंगा जो सप्रेस्ड है। ये लग रहा है कि मुझे एम सी स्क्वायर से सप्रेस्ड है, मैं डायरेक्ट भी इसको इग्नोर कर सकता हूं, लेकिन एक दफा मुझे आपके लिए ए स्क्वायर कैलकुलेट करके देने दें आपको, ताकि आपको पता चले कि ए स्क्वायर कैलकुलेट कैसे होता है। तो नो लेट मी डू इट फॉर यू, चूंकि ताकि आप ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं ना, उसमें जो जैक्सन की बुक का एक चैप्टर है जो मैक्सवेल्स इक्वेशन का है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। अच्छा ये चीज़ मैं कैलकुलेट करता हूँ, ए स्क्वायर्ड। ए स्क्वायर्ड किसके बराबर है? फॉर ओवर चॉइस ऑफ बी ओवर चॉइस ऑफ ए, सो दिस इज इक्वल टू 1/2। जो जिस तरह हुबाब ने कहा कि चले मैं इसकी जगह क्या करता हूँ, मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ ए आई ए स्क्वायर्ड, यही लिखते ऐसे लिखते हैं ना। सो दिस आई कैन राइट इट एज 1/2 पहले की जगह एप्सिलॉन आई जे के बी जे आर के प्लस, सॉरी प्लस नहीं, 1/2 एप्सिलॉन आई एल एम, एम नहीं करते, आई एल आर, आर भी है, आई पी वो मोमेंटम था ना, आई छोड़े मैं एक और लिख लेता हूँ, जब मुझे कुछ भी याद नहीं रहता ना। एम मैंने कहा मैथ है ना, एप्सिलॉन आई जे प्राइम के प्राइम, ठीक है, हाँ बी जे प्राइम आर के प्राइम। तो ये किसके बराबर आ गया? सो दिस इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन। अच्छा जब ये बराबर हो ना दो इनमें से, तो इसकी एक आइडेंटिटी है जी जी जी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, जब एक इंडेक्स बराबर हो तो इनकी एक प्रॉपर्टी है जिसमें दो डेल्टाज आते हैं। मैं पता है कैसे याद रखता हूं, जब दूसरा दूसरे के साथ आता है, तीसरा तीसरे के साथ आता है, दोनों को ऐड करने से पॉजिटिव नंबर आए ना तो पॉजिटिव साइन आता है, दोनों को ऐड करने से अगर ऑड नंबर आए तो नेगेटिव साइन आता है। बेशक जितनी दफा मर्जी लगा ले। देखिए जरा क्या है, डेल्टा जे जे प्राइम डेल्टा के प्राइम, क्यों 2 2 4 3 3 6 पॉजिटिव साइन, माइनस डेल्टा जे के प्राइम डेल्टा के जे प्राइम, 5 आता है ना ऑड नंबर, तो इंटू बी जे आर के बी जे प्राइम आर के प्राइम। ये आंसर आ गया। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 जे और जे प्राइम बराबर हो गए, के और के प्राइम बराबर हो गए, तो क्या आंसर आ गया? बी स्क्वेड आर स्क्वेड माइनस बी डॉट आर बी डॉट आर। तो बेशक आप देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? दीज आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ बी स्क्वेड
इसको वीक फील्ड के लिए इग्नोर कर दीजिए, ऑफ द ऑर्डर ऑफ बी स्क्वेयर बनता है, तो इग्नोर कर दें। कितना आसान काम हो गया, मसला हमारा हल हो गया। मैं चाहता तो यहाँ भी इग्नोर कर सकता था ए स्क्वेयर, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपको दिखा दूं कि इवन ए स्क्वेयर भी है ना, जो दो टर्म्स आपके पास आई है ना, आर स्क्वेयर 3 डायमेंशन में 3 के एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर के बराबर है। बी डॉट आर भी जो भी चीज आप सॉल्व करेंगे वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ बी स्क्वेयर ही होगी। तो ये दोनों टर्म बी स्क्वेयर के ऑर्डर की, इसलिए मैंने कहा कि यू कैन ऑलवेज इग्नोर देम। इसका मतलब ये टर्म तो बीच में से ई स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर वाली तो इग्नोर होगी। क्यों? सी स्क्वेयर के साथ सप्रेस्ड है कंपेयर टू फॉर वीक फील्ड। और 2m का फैक्टर भी है ना, याद है ना आपको, क्योंकि इसके नीचे 2m भी था ना, जो हमने अभी नहीं लिखा, वहां लिखा, वो तो एंड पे लिखेंगे ना हम सारा, तो इसलिए ये भी 2m सी स्क्वेयर से सप्रेस्ड है। सो ये क्लियर होगी बात आपको। अच्छा चले, तो यानी इसकी जगह मैं कह रहा हूं कि आप ये पुट कर सकते हैं ई स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर ऑफ द ऑर्डर ऑफ बी स्क्वेयर, तो इसलिए आप उसको कह रहे हैं कि ये सप्रेस्ड है। इवन दो ए स्क्वेयर का पता नहीं था ना आपको क्या है, लेकिन आपने जो अपनी चॉइस ली है कि उसके लिए ये बी स्क्वेयर के बराबर है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ बी स्क्वेयर। अच्छा, अब दो टर्म्स और कैलकुलेट करनी है, वो कौन कैलकुलेट करेगा आप में से? अब वो कौन सी है? हाउ अबाउट पी डॉट ए? कौन बताएगा पी डॉट ए किसके बराबर है? या एक काम करें, पहले ए डॉट पी कैलकुलेट कर लें। सबसे पहले ए डॉट पी कैलकुलेट कर लें, ताकि आपको कुछ तो हौसला हो जाए कि जो आपने किया है वो ठीक किया है, कोई गलत नहीं किया इसमें। पहले ये कर लेते हैं। तो ए डॉट एच बार ओवर आयोटा डेल, यही है ना। ए किसके बराबर था आपका? 1/2 आर क्रॉस बी डॉट डेल। क्या बन गया यार ये हैं? कोई पैटर्न नोट कर लो ना, क्यों नहीं नोट कर रहे पा रहे? डॉट प्रोडक्ट तो फिर क्या है? एक माइनस साइन लगा लो अगर आप इजाजत देते हैं, क्योंकि ये बी क्रॉस आर। मैं चलो साफ करके लिखता हूं, 1/2 बी क्रॉस आर। आप तो यार नोट कर लो, इंटू एच बार ओवर आयोटा भी है यार। अब तो नोट कर लो अब। हाँ, डॉट एंड क्रॉस कैन ऑलवेज बी चेंज्ड। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डॉट और क्रॉस को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नेट प्रोडक्ट तो स्केलर ही था ना। ये क्या लिखा हुआ है? आर क्रॉस बी किसके बराबर होता है? एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। वेरी गुड। तो आंसर क्या आ गया? 1/2 एग्जैक्टली बी डॉट एल या एल डॉट बी। तो इसका मतलब है ये जो हम समझते थे ना कि सिर्फ और सिर्फ स्पिन ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है, ये बात गलत है, ये अधूरी है। अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो है, इवन देन इट्स एंगुलर मोमेंटम आल्सो कपल्स विद। सारी मैग्नेटिज्म यहां से आती है, लैंडाउ लेवल्स वगैरह जो भी आप करते हैं यहीं से आते हैं सारे। बिल्कुल ठीक होगी बात। चले
अब एक टर्म रह गया कैलकुलेट करना, वो मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स भी हो ना आपकी, तो वो आप खुद करें बैठ के। अच्छा, जब आप नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन में ना अगर स्पिन को इग्नोर करके इस इक्वेशन को सॉल्व करें ना, इस इक्वेशन को स्पिन को इग्नोर करके, तो स्टैंडर्ड आपको लैंडाउ लेवल्स में मिल जाते हैं। वो हमें पता ही है कैसे करते हैं, कि वो होता है कि डिस्क्रिटाइज हो जाते हैं, एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, इस तरह करके बन जाते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने क्या चीज कैलकुलेट करनी थी, पी डॉट ए, यही रह गया था ना। तो ये क्या किसके बराबर था, 1/2 एच बार ओवर आयोटा डेल डॉट आर क्रॉस बी लिखा था हमने, बी क्रॉस आर, बी क्रॉस आर। ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ, साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसका। एंड पे अब देखूंगा अगर कुछ गलत लगा तो, अभी तक नहीं, अभी देखने का दिल नहीं कर रहा, पता चले कुछ गलती होगी तो। अच्छा चले कर बात, इसको खोलना है अब आपको, खोल सकते हैं क्या आप इसको, आप लोग एक तो लेविचुइटा वाली करके देख लेना प्रॉपर्टीज, सॉल्व करके देखें क्या आंसर आता है। ये याद रखिएगा बी इज कांस्टेंट, बी जो है ना वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ वो आर पर टाइप करते हैं। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इसको सॉल्व कर लेंगे आप? पता है सिंपल सा काम करना है आपको, मैं इसको लिख सकता था आर डॉट डेल क्रॉस बी, जो कि जीरो है क्योंकि बी कांस्टेंट है, कोई कर्ल उसमें है नहीं है, क्योंकि रोटेशनल इनवेरिएंट ए से आ रहा है, रोटेशनल इनवेरिएंट ए से आ रहा है तो बी कांस्टेंट हो गया। दूसरा बन जाता है बी डॉट डेल आर, डेल आर जब दो वेक्टर इस तरह लगे ना तो एक टेंसर बनता होता है, तो वो बी डॉट आई बन जाता है जो कि जीरो हो जाए, 3b बन जाएगा। तो ये इसलिए ये प्रूव इट दैट दिस टर्म इज जीरो। वैसे आप चाहते तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे, कोई हर्ज नहीं था लिखने में, बी कांस्टेंट हो तो ये जीरो ही निकलता है। लेकिन करके देख लीजिएगा एक दफ़ा, जिंदगी में एक ना एक दफ़ा करके चीज़ें ही देख लेनी चाहिए। हाँ, तो वो जब आप सॉल्व करते हैं ना तो जवाब आए। अच्छा चले गुड। ए में अगर कर ले तो डाइवर्जेंस हो नहीं सकता, वरना जवाब जीरो हो जाता। डेल क्रॉस ए एग्जैक्टली तो अगर कॉमन सेंस भी यूज करते हैं जवाब जीरो होता। अच्छा, अब एक और चीज देखें, अब इसमें वापस डालते हैं अपनी इक्वेशन में, तो क्या आंसर आएगा, आयोटा एच बार डी बाई डी टी ऑफ पाई इज इक्वल टू, पहली टर्म तो हमने लिख ली थी कि वो आती है पी स्क्वेड ओवर 2m, जो कि स्टैंडर्ड मोमेंटम के से काइनेटिक एनर्जी टर्म है। ये भी काइनेटिक एनर्जी टर्म है, ये भी काइनेटिक एनर्जी टर्म है, ये सिर्फ टाइम से आती होती है, मोमेंटम वाली टर्म से आती है, हैमिल्टोनियन से आती है। दूसरी में माइनस ई बाई सी था ना, देखे ना हमने क्या चीज कैलकुलेट की थी, माइनस ई बाई सी, कौन सी टर्म बची थी हमारे पास, ए डॉट पी वाली बची थी, माइनस ओवर 2m भी था, माइनस ई ओवर 2m ई एच बार ओवर 2mc सिग्मा डॉट बी प्लस ई फाइव। ठीक है जी। अब ए डॉट पी तो आप लिख चुके हैं, इसके बराबर है बी डॉट एल के बराबर है, तो ये भी, तो इसका मतलब है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू पी स्क्वेड ओवर 2m प्लस जी प्लस जी ई ओवर या माइनस ई ओवर 2mc, मैं कॉमन ले लेता हूं और बी भी कॉमन ले लेता हूं, डॉट एल प्लस एच बार सिग्मा। ठीक लिखा मैंने, कुछ गलत तो नहीं लिखा ना, प्लस ई फाइव
सबसे इंपॉर्टेंट तीन टर्म ये वाली है, पर हमने तो पढ़ा हुआ है ना कि h बार ओवर 2 सिग्मा जो है वो किसके बराबर होता है, स्पिन के। हाफ सिग्मा स्पिन के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि स्पिन हाफ के अलजबरा में या पॉली मैट्रिसेस जब लिखते हैं तो आइगन वैल्यूज होती है और हाफ इलादा रखा होता है आपने। अगर एस लिखते थे तो उसकी आइगन वैल्यू हाफ एच बार या माइनस हाफ एच बार होती थी स्पिन अप और स्पिन डाउन के लिए। अगर आप हाफ इलादा कर लेते तो आइगन वैल्यू प्लस एच बार और माइनस एच बार होती थी जो कि पॉली मैट्रिसेस की होती थी। तो वापस डालते चले, इसका मतलब है इसकी जगह फिर मैं क्या लिख सकता हूं, यू हैव डन इट। तो आयोटा एच बार, अच्छा ये क्वांटम फील्ड थ्योरी में जब मैंने किया था ना तो थोड़े से डिफरेंट तरीके से किया था, अब जरा और तरीके से किया है चीजों को। सो दिस बिकम्स पी स्क्वेड ओवर 2m प्लस ई फाई छोड़े पर इसको इधर ही लिख लेते हैं ताकि कांस्टेंट टर्म्स इधर आ जाए, माइनस ई ओवर 2mc L plus 2s डॉट पी। क्या नतीजा आपने अखज़ किया यहां से कि L और S जो है वो इक्वल वेट के साथ नहीं आते, क्योंकि अगर L और S इक्वल वेट के साथ होते तो मैं J लिख लेता। थोड़ा सा गौर करें इसी को, थोड़ा सा ना मैं कहता हूं इसके पॉज दें और एक चीज नोटिस करें। यहां पे नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन हमने सॉल्व की, हमने कहा पॉली इक्वेशन रिट्रीव हो रही है डिराक इक्वेशन, फिर हमने कहा डिराक इक्वेशन से अगर पॉली इक्वेशन रिट्रीव हो रही है हमारे पास तो हम नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन में इसको सॉल्व करके देखते हैं एक खास किस्म के ए के लिए। कोई भी ए हो सकता था, हमने रोटेशनल इनवेरिएंट ए लिया, इनफाइटेसिमली रोटेट भी करें तो वही हमें नजर आए, जैसे मर्जी करें वही नजर आएगा हमें रोटेशन में, बिकॉज कर्ल इज अ रोटेशन भी क्रॉस आर। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना उसकी, सॉरी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो हमेशा थर्ड एक्सिस के लॉन्ग, कहीं भी रोटेट करके चले जाए वो एक्सिस के लॉन्ग लाइन रहते हैं। तो अगर आपने उसको सॉल्व किया तो आपने देखा कि वो L प्लस एस नहीं आता, जो कि वैसे नॉन रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन में जब हमने सॉल्व करके देखा था तो हमारे पास L प्लस एस आता था। तो हमने कहा नहीं, जब स्टर्न जर्लाक एक्सपेरिमेंट हमने किया तो हमने कहा नहीं वो L प्लस एस नहीं है बल्कि L प्लस 2s है। तो लेकिन जब डिराक इक्वेशन को आपने नॉन रिलेटिविस्टिकली सॉल्व किया तो आपने देखा कि नेचुरली L प्लस 2 आता है। इट मींस जो मेजर सक्सेस है डिराक इक्वेशन की कि G इज इक्वल टू 2 फॉर पॉइंट पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल पॉइंट पार्टिकल है तो उसका जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो है वो 2 के बराबर है। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो देखा गया कि नहीं, ठीक है ये लीडिंग ऑर्डर में है, ये रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है किसी चीज के साथ तो G की वैल्यू 2 नहीं रहती, 2 से चेंज होती है। तो फिर सबसे पहले जो कैलकुलेशन की गई थी ना, G के अंदर करेक्शंस कैलकुलेट की गई थी जिनको कहते हैं रिलेटिविस्टिक करेक्शंस। ये नॉन रिलेटिविस्टिक वैल्यू है ना। जब रिलेटिविस्टिक करेक्शंस की गई तो श्विंगर ने सबसे पहले की, उसने कहा G प्लस अल्फा ओवर 2 पाई, इसके साथ कोई टर्म आती है प्लस, आजकल तो ये हमें 2 के बाद पता नहीं 13वें डिजिट तक नाउन है। क्यों? उसमें लोगों ने फिर अल्फा का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, फर्ज कीजिए यहां कोई चार्ज और पड़ा हुआ है, अगर उसके साथ एक फोटॉन एक्सचेंज किया है, इधर भी उसकी कपलिंग E है, इधर भी उसकी कपलिंग E है, तो कपलिंग क्या बन गई, E स्क्वायर्ड, और E स्क्वायर्ड ओवर 4 पाई आपको पता है कि अल्फा के बराबर होता है ना। तो इसका मतलब है दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। क्यों? ये E के प्रोपोर्शनल थी टर्म, ये E क्यूब के प्रोपोर्शनल होगी, अगली E5 के प्रोपोर्शनल होगी, अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सिर्फ पॉइंट पार्टिकल के लिए है। अगर यही आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए कैलकुलेट करें तो उसमें देखें करेक्शंस बहुत डिफरेंट आती हैं। क्यों? वहीं से पता चलता था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं
वो पॉइंट पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, बहुत दूर से देखें तो पॉइंट पार्टिकल्स हैं, लेकिन अगर हार्ड फोटॉन, ये समझ लें आप देखने के लिए फेंक रहे हैं फोटॉन, अगर आप ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन फेंकें तो वो अंदर तक घुसता है, जब अंदर तक घुसता है तो देखता है कि प्रोटॉन उतना सादा नहीं है जितना हम उसको समझ रहे होते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट पार्टिकल के लिए तो इस तरह लिखा जाता है, लेकिन अगर कोई कंपोजिट पार्टिकल है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो उसके लिए हम इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये एक मैंने कहा था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सक्सेस है डिराक इक्वेशन की, वो ये वाली है कि द डिराक इक्वेशन प्रेडिक्ट्स द लांदेजी फैक्टर करेक्टली विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो एस कर सकते हैं हम, जे जीरो पे फिर स्पिन इंटरेक्शन से मैग्नेटिक तो ये चीज उसको वेरीफाई करते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक कह रहे हो। अब अगर कुछ भी कमी बेशी है तो अब आप खुद ही देख लीजिएगा, कोई चीज़ कम ज़्यादा लगी एक दफ़ा रिप्रोड्यूस कर लीजिएगा इसको, अगर कोई गलती वलती मिलती है तो आप मुझे बता दीजिए। मेरे ख्याल में जो भी किया होगा ठीक ही किया होगा, नहीं भी ठीक किया तो कोई बात नहीं है, कोई अगर कोई गलती भी हुई तो बता दीजिएगा, ठीक है ना? सही है, मुझे नहीं पता कि आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, लेकिन एवरीथिंग इज सीम्स टू बी करेक्ट। लेकिन जब आप जाके खुद स्टूडेंट्स करते हैं ना तो उन्हें फील होता है कि नहीं यहाँ पर फैक्टर ऑफ 2 मिसिंग है, यहाँ फैक्टर 2 ज़्यादा है, यहाँ कम है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेट आंसर अगर आप फैक्टर ऑफ 2 लगा के देखेंगे तो यही बन जाएगा। आई होप सो। ठीक, तो अच्छा अब आगे क्या करेंगे हम? सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद हमने क्या करना है ना? इसके बाद हम ये करेंगे कि डिराक इक्वेशन की कोवेरियंस को स्टडी करेंगे, कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन, एंड सी व्हाट हैपेंस। कोवेरियंस का मतलब क्या होगा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ताकि अगले लेक्चर में जब आप आएँ तो आपको याद हो कि हमने क्या कहा। मैंने कहा कि रिलेटिविस्टिक इक्वेशन हम लेके चलेंगे। रिलेटिविटी ये कहती है कि अगर दो फ्रेम्स हों, कोई ओ फ्रेम हो और कोई ओ प्राइम फ्रेम हो, इसका मतलब है जो इवेंट्स आप यहां देखते हैं उन इवेंट्स को इस फ्रेम के साथ आप लिंक कर सकते हैं, बशर्ते कि इनके अंदर कोई एक्सेलरेशन ना हो, ये इनर्शियल फ्रेम्स हों। और हमें ये लॉरेंट्ज ने बताया, एक्चुअली ऑर्डिनरी वेलोसिटी पे तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। गैलीलियन ये कहती है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ कोई चीज़ पता है तो उसमें इस फ्रेम की वेलोसिटी ऐड कर दें। अगर ये फ्रेम मूव कर रहा है तो जो इवेंट यहाँ पे हो रहा है उसमें फ्रेम की वेलोसिटी शामिल कर दें, इसके हिसाब से तो जवाब आ जाएगा। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था अगर यही फ्रेम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर दे तो देखा गया कि चीज़ें बिल्कुल गलत हो जाती थी। तो आपने कहा नहीं भाई ये बात ठीक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम इस तरह नहीं कर सकते, बल्कि किसी और तरीके से इसको देखना पड़ेगा। फिर जब आपने उसको किसी और तरीके से देखा तो आपने क्या कहा? आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, हम लोग इस फ्रेम के इवेंट और इस फ्रेम के इवेंट को आपस में रिलेट कर सकते हैं। जब आप इन दोनों फ्रेम्स के इवेंट को रिलेट करेंगे तो जो ट्रांसफॉर्मेशंस आपको मिलती हैं दोज आर नोन एज दी लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन एक बात पे हम सबका कंसेंसस था कि अगर कोई स्केलर इधर कैलकुलेट करें और वही स्केलर इधर कैलकुलेट करें और वो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हो तो फर्क नहीं पड़ेगा स्केलर्स आर इनवेरिएंट, चाहे इस फ्रेम में कैलकुलेट करें या उस फ्रेम में कैलकुलेट करें। अगर आप अपनी डिराक इक्वेशन को देखें जो आपने अभी लिखी थी आज से कुछ लेक्चर्स पहले, तो अगर आप देखें तो आपने जो इक्वेशन को लिखा था तो उसमें सारे स्केलर्स आ रहे थे, याद है आपको? अल्फा डॉट पी इज अ स्केलर, बीटा एम सी स्क्वेयर्ड इज अ स्केलर। इसका मतलब अगर ये स्केलर है ये स्केलर है तो इसका मतलब है डिराक इक्वेशन जो चीज आ रही है डिराक इक्वेशन से वो एक स्केलर बन रही है ना, ये वाली चीज। इसका मतलब इसको एक फ्रेम से मैं दूसरे फ्रेम में ले जाऊं तो इनवेरिएंट रहना चाहिए। दूसरा इसको कोवेरिएंट भी होना चाहिए, यानी इसकी फॉर्म जैसी एक फ्रेम में है वैसी ही फॉर्म किसी दूसरी फ्रेम में, फॉर्म इनवेरिएंस भी होनी चाहिए इसकी। लेकिन मसला यह था कि डिराक इक्वेशन में सिर्फ अल्फा डॉट पी और बीटा एम सी स्क्वेयर्ड ही तो नहीं है, इसमें एक साई भी है ना, और साई फंक्शन है एक्स का भी, 4x का। इसका मतलब है सम हो हमें साई की प्रॉपर्टीज को भी तो शामिल करना पड़ेगा। अगर ये स्केलर गारंटी भी हो जाए कि ये इनवेरिएंट है तो ये कौन गारंटी करेगा कि ये बराबर है? अब अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब है डिराक इक्वेशन की इनवेरिएंस तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। नो वी स्टडी के जी साई कैसे ट्रांसफॉर्म्स होते हैं, एच कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, और अल्टीमेटली
डिराक इक्वेशन कैसे लॉरेंस इनवेरियंस में कोई ट्रांसफॉर्म होती है, हाउ इट हैज़ द फॉर्म इन। बिल्कुल एग्जैक्टली आएगा उसके अंदर भी, बिल्कुल एग्जैक्टली वो फॉर्म इनवेरियंस में बिल्कुल आएगा। एक और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो थी वो यहाँ पर जो आपने थोड़ी सी सोचनी है अपने तौर पे जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आए तो आपके जहन में, ताकि ये क्वेश्चंस हों, वो ये है कि जब हमने डिराक इक्वेशन को एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में लेके जाना है और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। अब आपने पढ़ा होगा कि मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का +1 हो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में तो उसे कहते थे प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, आप अगर उसे रोटेट करते रहे थोड़ा थोड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनफाइटेसिमल रोटेशंस के बाद प्लस वाली चीज़ प्लस वाली ही रहती है। क्यों? डिटर्मिनेंट +1 है ना। ऐसी इसलिए जो प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। क्यों? आप उन्हें एक ही साइड पे हैं तो रोटेट करते रहे तो आप उसी साइड पे रहेंगे, जीरो की एक ही तरफ रहेंगे। लेकिन अगर इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका डिटर्मिनेंट -1 है तो वो डिस्क्रीट होंगी। डिस्क्रीट का मतलब क्या है? जिसका पैरिटी है, मिरर इमेज है, चार्ज कंजुगेशन है, प्लस को माइनस कर देती है। आप अगर आप प्लस को माइनस लेके जा रहे हैं तो आप डिस्क्रीट वे से नहीं लेके जा सकते। क्यों? कहीं ना कहीं आप जीरो से गुजरेंगे। जो ही जीरो से गुजरेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी, क्योंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तो नॉन जीरो थी, क्योंकि डिटर्मिनेंट को तो -1 रहना है ना। इसका मतलब है जो इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिस्क्रीट है, जो प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूअस है। और अगर कंटिन्यूअस है तो उनमें रोटेशन भी हो सकती है और ट्रांसलेशन भी हो सकती है। लेकिन जो मिरर इमेज है और चार्ज कंजुगेशन है वो डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन, दे आर नॉट द प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये अगले काफी हिस्सा इस कोर्स का इन ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर होगा, क्योंकि दिस इज द प्योर क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम। ठीक है, कोई अगर और सवाल है तो चले। थैंक यू। ये फिर आप देख लीजिएगा जाके लेक्चर यूट्यूब पे प्लीज़। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम का एक लिंक मैं फिर शेयर कर दूंगा। अगर ख्वाब आप स्टूडेंट से नंबर ले लेना उनके CCR का, तो उनको मैं टेक्स्ट कर दूं और माइक्रोसॉफ्ट टीम पे एक लेक्चर हम कल परसों जब वो देख लें रख लें, ताकि अगर उनके इन 2 लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो हम कैलकुलेट कर लें। आपने हाफ ऑफ, मैंने कैलकुलेट किया है ना, हाफ ऑफ B.R वाला आपने एक दफ़ा जाके कैलकुलेट करना है A.P वाला। ऐसा ना हो दोनों टर्म्स P.A और A.P वाली ऐड हो और ये फैक्टर ऑफ 2 कैंसिल हो। ज़रा जाके कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है, ज़रूर कैलकुलेट करना है, ठीक है। होगी कैंसिल एक टर्म, मैंने अधूरी एक चीज़ छोड़ी आपके लिए। आप देखेंगे कि फैक्टर ऑफ 2 एक्स्ट्रा है और वो आप जाके सॉल्व करेंगे तो ये आपसे 2 फैक्टर एक्स्ट्रा नज़र नहीं आएगा, लेकिन जाके देख लीजिएगा, कोई बात। एक चीज़ आपने जाके ज़रूर वेरीफाई करनी है, ये जो मैंने लिखा है ना इसको आप इस तरह करके ज़रूर लिखिएगा, del.A इज इक्वल टू del I F इज इक्वल टू del I F उसी तरह प्लस AI, ये बना है A.del और ये 0 होगा, पहली टर्म आएगी दूसरे में ऐड होगी, एक फैक्टर ऑफ हाफ कैंसिल करेगी। चेक इट, वेरीफाई कीजिएगा। इसमें ये 2 का फैक्टर जो है ना ये दोनों ऐड होकर ये 2 नहीं रहेगा, ताकि A.P से 2 आएगा, तो इसलिए मैंने एक 2 लिखा है। कोई चीज़ आपके लिए ये 0 है या नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0 है A.del, P.A 0 नहीं है। मैं देखता चाहता मैंने वैसे ही अभी बता दिया, मैंने कहा ताकि घर जाके ये ना स्टूडेंट करें तो पता, वरना मैं सोच रहा चाहता था कि ये स्टूडेंट देखें और मैं देखूं कितने लोग राइटली जज करते हैं इसको कि ये टर्म कंट्रीब्यूट करेगी। इसका ओरिजिन वही है जो मैंने अभी P क्रॉस A और A क्रॉस P कैलकुलेट किया था। नहीं कोई फर्क नहीं, नेट आंसर बिल्कुल यही निकलेगा, डोंट वरी। ठीक है, चले गुड। कोई सवाल हो किसी का तो अगले लेक्चर में फिर कोवेरियंस